अंग्रेज राज सुख साज सबे पर भारी, पर सब धन विदेश चल जाते हैं घड़ी। नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। जिस समय संवैधानिक विकास का एक क्रम चल रहा था, उसी समय हमारे सबसे महान साहित्यकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी नाटक भारत दुर्दशा में लिखा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पर सब धन विदेश चल जाती है एक खरी। आओ मिलके रोओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा में देखी जाए। 1850 से लेकर के 19 तक का कालखंड भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कालखंड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य पर अपने साहित्य के माध्यम से जो कुछ भी लिखा वह बहुत सटीक माध्यम से लिखा। उन्होंने आलोचना करते हुए भी ऐसी बातों को रखा कि अपनी बातों को रखकर भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बन सकती थी। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में मुख्य रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर बात करेंगे और उसके पहले संक्षेप में चार्टर एक्ट 1853 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1793 में जो एक आया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए शासन के लिए उसमें बढ़ोतरी की गई थी। 1813 में भी यह बात था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में 20 साल का विस्तार किया गया और 1835 के चार्टर एक्ट में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में साम्राज्य के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के विस्तार के बाद में विस्तार के बारे में कुछ नहीं कहा गया और चार्टर एक्ट 1853 की मुख्य 3 बातों के लिए जाना जाता है। प्रथम, कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण किया गया। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, इसके अलावा जो सचिव या अन्य अधिकारी थे, उसका वेतन तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तय करेगा, लेकिन वेतन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में है उसको अदा करना होगा। तीसरी प्रमुख बात है कि विधि सदस्य, जो एक अतिरिक्त विधि सदस्य रखा गया था कार्यकारी परिषद में, उसको अस्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18, अर्थात 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 6 सदस्यों को कम कर दिया गया और उस 18 में भी 6 सदस्यों का जो नियुक्ति होगी वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स या ब्रिटिश क्राउन करेगा। एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का जो भी निर्णय होगा उसके ऊपर गवर्नर जनरल को वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक तरह से वह राज्यपाल की भूमिका में बना रहा। अब आते हैं भारत का संवैधानिक विकास और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। बेटर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस एक्ट के आने के प्रमुख कारण, कई कारण थे और पहले एक्ट के बारे में जाने उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लें। उसमें विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का शासन था और जैसा कि हम जानते हैं महारानी विक्टोरिया 1837 से लेकर के 1901 तक उनका शासनकाल रहा। एक विक्टोरिया युग उसको कहा जाता है और जिस समय एक्ट पारित हुआ उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री पामर स्टोन था।
भारत में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब यह 2 अगस्त 1858 को लॉर्ड पामर स्टोन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पेश किया था। उसमें 2 बातों को ध्यान रखना होगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर स्टोन और दूसरा भारत में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। अब हम इसके प्रमुख बातों को समझ लेते हैं। इसका पहला प्रावधान जो था, कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण साम्राज्य को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर वायसराय के पद का सृजन किया गया। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश पीरियड की बात हो रही है, अंतिम गवर्नर जनरल था तथा लॉर्ड कैनिंग ही ब्रिटिश पीरियड में भारत का पहला वायसराय था। तीसरी प्रमुख बात थी कि ब्रिटिश साम्राज्य अब अपने राज्य क्षेत्र के विस्तार के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात थी, सभी को योग्यता और शिक्षा के आधार पर खुली प्रतियोगिता करा करके प्रशासनिक कार्यों में नियुक्ति दी जाएगी। और एक और पद का सृजन किया गया, भारत के सचिव पद का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसे भारत सचिव के नाम से जाने जाते हैं। इसके माध्यम से ही वहां की रानी विक्टोरिया भारत के शासन व्यवस्था को संचालित करती थी। नेक्स्ट बात थी इसमें कि राजाओं के मान सम्मान के लिए सरकार सहिष्णु नीति का पालन करेगी, अर्थात किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो किसी राजा या उस समय के जो स्वतंत्र राज्य थे उसके विरुद्ध या उसके सम्मान के खिलाफ कोई कार्य व्यवहार हो। ये सारी चीजें मुख्य बातें हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इलाहाबाद में वही स्थान है जहां 1910 में लॉर्ड मिंटो ने एक स्मारक बनवाया है और इस घोषणा पत्र को वहां पर स्थापित किया है, जहां 4 सिंह स्तंभ बने हुए हैं और इसको अस्थायी रूप से इस घोषणा पत्र को लॉर्ड मिंटो ने अपने कार्यकाल में 1910 में इलाहाबाद में संरक्षित किया है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अन्य किसी बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।